Hello everyone, I welcome you all on your own channel Commerce Hurricanes. गाइस, आप सब जानते हैं कि कंपनी को रन करने के लिए हमें फंड्स की ज़रूरत पड़ती है और किसी भी कंपनी के पास फंड रेज करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लाइक वो किसी बैंक या इंस्टीट्यूट से लोन ले सकता है, मार्केट में शेयर्स इशू कर सकता है या डिबेंचर्स के थ्रू भी मनी रेज कर सकता है। अगर कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू करने के बाद फंड को रेज करना चाहती है, मतलब मार्केट में अपने शेयर्स को बेचना चाहती है और उससे पैसा इकट्ठा करना चाहती है, तो सबसे पहली बात ये आती है कि हम किस प्राइस पे अपने शेयर्स को बेचें। जब तक कोई दाम नहीं होगा आप उसे बेचेंगे कैसे? तो प्राइस को फिक्स करने के 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज़ फिक्स्ड मेथड, जिसमें कि हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी कंपनी का शेयर जो है वो इतने रेट पर बिकेगा। कंपनी अपने अकॉर्डिंगली कोई भी रेट फिक्स कर लेती है और वो चेंज नहीं होता। लाइक एक कंपनी ने सोचा कि मेरे शेयर्स 200 पे बिकने चाहिए, तो वो मार्केट में शेयर्स को बेचने के लिए 200 का प्राइस फिक्स कर देती है। जिसको वो रेट सुटेबल लग रहा है वो शेयर्स परचेज करे, जिसको नहीं लग रहा है वो ना करे। सेकंड मेथड जो होता है उसे कहते हैं हम बुक बिल्डिंग, और यही हमारा आज का टॉपिक है। तो जल्दी से अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए और फटाफट से नोट्स बना लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए, और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द बुक बिल्डिंग, इट्स मीनिंग एंड प्रोसेस, और इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको कराऊंगी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बुक बिल्डिंग। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। बुक बिल्डिंग बेसिकली आया कब था? सेबी जब फिक्स्ड मेथड को कंट्रोल कर रहा था तो उसे कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आई कि हम अगर इन्वेस्टर्स को एक फिक्स्ड रेट पर शेयर्स बेचते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए उन्होंने 1995 में एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था बुक बिल्डिंग। इस कॉन्सेप्ट में क्या हुआ कि हम पहले से ही शेयर्स का प्राइस फिक्स नहीं करते, मतलब हम टोटली इन्वेस्टर्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि इन्वेस्टर जिस रेट पर शेयर्स को परचेज करना चाहता है वो परचेज कर सकता है। यहाँ पर कोई भी प्राइस फिक्स नहीं होता पहले से ही, बट उसकी क्वांटिटी, मतलब कि शेयर्स कितनी क्वांटिटी में बिकेंगे ये फिक्स कर लिया जाता है। तो यहाँ पर रेट फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रोसेस होता है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर वो बाद में करेंगे, पहले हम ये चीज़ों को समझ लेते हैं। हर कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स का एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर लेती है और एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर लेती है। मिनिमम प्राइस का मतलब कि हमारा जो कंपनी का शेयर है वो एटलीस्ट इस रेट पर बिक जाना चाहिए, कि कम से कम इतना रेट तो हमें मिलना चाहिए। एंड मैक्सिमम प्राइस का मतलब कि कम से कम ये रेट जो है इससे ऊपर हमारा शेयर नहीं बिकना चाहिए, मतलब इस रेट से ज़्यादा रेट पे शेयर नहीं बिकने चाहिए। तो जो मिनिमम प्राइस होता है उसे हम फ्लोर प्राइस कहते हैं एंड मैक्सिमम प्राइस को हम सीलिंग और कैप प्राइस कहते हैं। अब ये काम कैसे करता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ करते हैं कि एक कंपनी जो है शेयर्स इशू करना चाहती है और उसने सोचा कि मेरा जो मिनिमम रेट है वो 200 होना चाहिए, मतलब कम से कम 200 पे तो मेरा शेयर बिकना चाहिए, और दूसरा उसने सोचा 240, मतलब मैक्सिमम 240, इससे ऊपर रेट पे शेयर नहीं बिकेगा। तो ये जो रेंज आपने प्रोवाइड की है ना, इन्वेस्टर्स इसी रेंज के बीच में आपके शेयर्स परचेज करेंगे। अब वो इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी कंपनी को कितना वैल्यूएबल समझता है। वो जितनी वैल्यू आपकी कंपनी की और आपके शेयर्स की समझता होगा उसी रेट पर परचेज कर लेगा। कोई इन्वेस्टर होगा जो 230 पे लेगा, कोई 235 पे ले सकता है, कोई 210 पे भी ले सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है उनकी कैपेबिलिटी पे। अब क्या होता है कि हमने ये जो रेंज डिसाइड की है इसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टर्स हमारे शेयर्स को परचेज करना शुरू करते हैं। इसके लिए हम उन्हें 3 या 4 डेज़ का टाइम देते हैं कि आइए हमारे इतने डेज़ के बीच में हमने ये ऑफ़र आपको दे रखा है, हमारे शेयर्स आप परचेज़ कीजिए। मैक्सिमम 5 डेज़ के लिए ये चीज़ की जाती है। जब शेयर्स खरीदे जाते हैं इन्वेस्टर्स के थ्रू, फिर कंपनी क्या करती है कि उस चीज़ को एनालाइज करती है और ये चेक करती है कि सबसे ज़्यादा किस रेट पर हमारा शेयर बिका है। मतलब उन्होंने एनालाइज किया कि कुछ लोग थे जिन्होंने 200 पे लिया, 210 पे लिया, 220 पर, बट मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिन्होंने 230 रेट पर हमारे शेयर्स खरीदे हैं। मैक्सिमम लोगों ने इस रेट पर परचेज़ किया। तो हम क्या करते हैं कि लोगों की ये डिमांड थी, इस रेट पर वो हमारे शेयर्स लेना चाहते थे, तो हम इसी चीज़ को अपना प्राइस फिक्स कर लेते हैं। अब हमने अपने शेयर का प्राइस फिक्स कर लिया 230 और शेयर्स को मार्केट में 230 के अकॉर्डिंग फिक्स कर लिया, राइट। तो ये जो आपने रेट निकाला है इसे हम बोलते हैं कट ऑफ रेट, कि हमने क्या किया, अपने शेयर का एक कट ऑफ रेट निकाल लिया कि कम से कम 230 पे हमारा शेयर मार्केट में बिकना चाहिए। और ये जो रेंज आप डिसाइड करते हो ये होती है 20%, मतलब कि मिनिमम प्राइस और इनके बीच का जो डिफरेंस है एटलीस्ट 20% होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम।
अब क्या होता है कि हमने जो कट ऑफ रेट फिक्स किया तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि सभी लोगों ने 230 पे परचेज़ किया होगा। कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जिन्होंने हमारे शेयर्स को 210 में परचेज़ किया होगा, जो कि हमारे कट ऑफ रेट से बिलो है। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने 235 पे परचेज़ किया होगा, जो हमारे कट ऑफ रेट से अबव है। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी क्या करेगी? कंपनी एक जो रेट फिक्स कर लेती है, इसके ऊपर वाला जो रेट है उन लोगों को अपने शेयर्स अलॉट करना शुरू कर देती है। मींस 230, 235 मतलब अप टू 240 जितने भी लोग होंगे उनको शेयर्स अलॉट कर देगी। और जो इससे नीचे वाले शेयर होल्डर्स हैं, कम रेट वाले, उन सबके जो शेयर्स हैं उनको अलॉट नहीं किए जाएंगे, मगर उनका मनी रिफंड करना पड़ेगा, क्योंकि जब उन लोगों ने आपके शेयर्स परचेज किए थे उन्होंने आपकी कंपनी में पैसा लगा दिया था। अब अगर आप उनको शेयर्स नहीं देना चाहते, उनको शेयर्स अलॉट नहीं करना चाहते, तो उनकी मनी रिफंड तो करनी पड़ेगी, राइट। और ये जो इन्होंने एक्स्ट्रा पैसा दे रखा है आपको, मीन्स 230 और 35 के बीच में जो 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपको मिले हुए हैं, ये मनी भी आपको रिफंड करनी पड़ेगी, राइट। अब प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार कंपनी की पोजीशन ऐसी नहीं कि वो तुरंत सारा पैसा रिफंड कर दे। अगर किसी शेयर होल्डर के साथ ऐसा हो कि उसकी मनी रिफंड नहीं हुई है, तो क्या होगा, उसको एक 15% के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। कितना मिलेगा? 15%। जब तक उसकी पूरी मनी उसे रिफंड नहीं हो जाएगी तब तक वो 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव करेगा अपनी रिफंडेबल मनी पर। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? तो ये था हमारा बिडिंग सिस्टम, जहाँ पर हम एक रेट फिक्स करते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टर्स चॉइस। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? डिमांड डिस्कवरी, क्योंकि हमने इन्वेस्टर की डिमांड देखी कि वो किस रेट पर मैक्सिमम प्राइस डिमांड करता है शेयर्स का, और हमने उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ रेट निकाल लिया। तो ये होल प्रोसेस जो है ये बुक बिल्डिंग होता है। अब इसको अगर आप प्रोसेस में लिखना चाहते हो तो कुछ स्टेप्स हैं इसके। फर्स्ट इज़ हायरिंग अंडरराइटर और इन्वेस्टर बैंकर। ये वो लोग होते हैं जो आपके शेयर्स को मार्केट में बेचने में हेल्प करते हैं। एक कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है हर चीज़ को खुद से परफॉर्म करना, तो वो इन्वेस्टर्स की या अंडरराइटर्स की या इन्वेस्टर बैंकर्स की मदद लेता है। अब जब आपने उनको हायर कर लिया अपने शेयर्स को इशू करने के लिए, फिर वो लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टर्स की बिडिंग कराते हैं। मतलब उन्होंने एक मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस लोगों को बता दिया और लोगों को बोला कि आइए आप जिस रेट पर परचेज़ करना चाहते हैं परचेज़ कीजिए। इसके बाद फिक्स करते हैं वो शेयर का प्राइस। लोगों ने परचेज़ कर लिया शेयर्स, राइट। अब आप क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे और एक रेट को फिक्स कर देंगे जिसे हम कहते हैं कट ऑफ रेट, ठीक है। जब आपका कट ऑफ रेट फिक्स हो जाएगा फिर आप क्या करेंगे? बिडिंग प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी, ये बहुत ज़रूरी है। बिडिंग प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी का मतलब आपने तो एक रेट फिक्स कर दिया ना, लेकिन आपको पब्लिक को बताना भी पड़ेगा कि हमने ये जो रेट फिक्स किया है ये किस बेसिस पर किया है। कहीं लोगों को ये फील ना हो कि आपने अपनी मर्जी से प्राइस फिक्स कर लिया, ठीक है। तो आप ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, मतलब पारदर्शिता रखते हैं, लोगों को बताते हैं कि देखिए आपने इस रेट पर डिमांड किया था और हमने उस रेट को फिक्स कर लिया जो मैक्सिमाइज डिमांड जिस रेट पर आई। तो लोगों को जब आप अपनी चीज़ों को पब्लिश कर देते हो, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी, कि आपने अपना बिडिंग का प्रोसेस पूरा उनके सामने खोल के रख दिया। लास्ट इज अलॉटमेंट एंड सेटलमेंट। इसका मतलब क्या है कि जिन लोगों ने आपके कट ऑफ रेट या उससे ऊपर आपको अप्लाई किया था उन लोगों को आप शेयर्स अलॉट कर देंगे, और जिन लोगों ने कम रेट पर अप्लाई किया था उन लोगों की मनी रिफंड करना शुरू करेंगे, तो उसे कहेंगे सेटलमेंट। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आ गया है। इसका सेकंड पार्ट देखना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक बाय।